जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो न्यू क्वेश्चन बैंक आया है बिहार पुलिस का, उसका आज जो है ना आज पेपर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले क्लास में पेपर 1 करवा चुके हैं। और देखिए ये एग्ज़ाम हुआ था 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। तो अगर पहली क्लास को नहीं देखें तो पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना क्लास है। और सारे जो है ना पूरा डिस्कशन के साथ आपको सारा करवाया गया है। समय के साथ थोड़ा समय लगा है, लेकिन आपको जो है ना पूरा डिटेल के साथ डिस्कशन करवाया गया है। तो पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा। और आगे जो है ना इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। तो पहले इसका PDF दे दिया गया था कि आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ कारणवश जो है ना 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे क्लास आएगा। थोड़ा सा घर में कुछ काम था, घर में शादी था, इसलिए जो है ना क्लास रुका हुआ था, ठीक है। तो अब आगे जो है ना क्लूज कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पैसेंस रख के जो है ना जो भी क्लास आता है आप पढ़ाई कीजिए, आपका 100% जो है ना आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार पुलिस का सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, और ये परीक्षा हुआ था 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसी को देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का है, तो मैथ का आप लोग बना लीजिएगा। आगे जो है GK GS जहाँ से है उसका वहाँ से जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ये भी देखिए मैथ का ही पेपर क्वेश्चन है, आगे देखिए मैथ का ही है। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। और बाकी मैथ रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन दिया रहता है आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो ग्रुप में जो है ना आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो कथन, ये कह रहा है कि दो कथन, अभी कथन मतलब A और R जो दिया हुआ है उसके रूप में देखिए। तो ये तो उतना ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट देखिए अभी कथन पे आते हैं। कह रहा है कि मॉस का पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। यहाँ पे कह रहा अभी कथन A में कह रहा है ना कि मॉस का पारिस्थितिकी दृष्टि से क्या है, बहुत महत्व है। और कारण कह रहा है कि मॉस चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं, और ये मृदा अपक्षरण को क्या करता है तो रोकता है। इसमें बताना है कि कौन सही है, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना A होगा। क्या होगा तो A होगा। दोनों A और R दोनों सही है। A का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। A R दोनों सही है और A का क्या है, सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका डिटेल देखते हैं। ये कह रहा है ना कि लाइकेन को जो है ना मॉस को नहीं लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लाइकेन मॉस हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण बड़े उपयोगी है, और ये वनस्पति और उचित भूमि निर्माण के आविष्कर्ता हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लाइकेन जिसको मॉस कहते हैं हमारे लिए अपने अगणित जो है ना गुणों के कारण बड़े उपयोगी हैं, और ये वनस्पति और उचित भूमि निर्माण के लिए क्या भी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति परपटीमय लाइकेन है, ठीक है। तो कह रहा है कि कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति परपटीमय क्या है तो लाइकेन है। और परपटीमय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लावा को अपने अवशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की जो है ना मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक चटकीला नीला रंग ऑरिकल रॉक्सेला लेकानोरा नामक लाइकेन से जो है ना प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक चटकीला नीला रंग ऑरिकल रॉक्सेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से क्या होता है तो प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल क्या है तो अल्वा, लेमिनेरिया, फेराफाइरा, सारगोसन और क्या है नॉस स्टॉक है, ठीक है, नॉस्टॉक, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि औषधि बनाने वाले प्रयुक्त शैवाल क्या क्या है, क्लोरेला से क्लोरोलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन जो है ना बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि औषधि बनाने में प्रयुक्त जो शैवाल होता है वो कौन कौन है, तो क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन जो है ना बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा काई मॉस आदि के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी क्या है तो सहायक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कह रहा है कि नारियल के ऊपरी भाग मतलब छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नारियल का ऊपरी भाग जो छिलका होता है किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, दृढ़ ऊतक से बना होता है। किससे होता है, दृढ़ ऊतक से बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि नारियल का ऊपरी भाग जो है दृढ़ ऊतक से क्या होता है तो बना होता है,
और द्विऊतक मतलब क्या है सेलेनडाइमा की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीली होती है। तो कह रहा है कि द्विऊतक की कोशिकाओं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिराओं पर क्या होती है, नुकीली होती है। और आगे कह रहा है इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है और एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव कारण जो है ना मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है द्विऊतक पौधों के तना, पत्तियों की सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में जो है ना पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्विऊतक पौधे के तना, पत्तियों की सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो पाया जाता है। आगे कह रहा है यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं क्या है, तो लचीला बनाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि द्विऊतक एक सरल अस्थायी उत्तक होता है। द्विऊतक क्या है, तो एक सरल अस्थायी उत्तक है। और आगे कह रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक को 3 वर्गों में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है, मृदुत्तक है, स्थूल कोण उत्तक है और क्या है, द्विऊतक है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है ना वर्गीकरण करके मतलब भाग में जो है ना बांटा गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पादप उत्तक को निम्नलिखित रूपों में से क्या है कि मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, तो विभाज्योतक उत्तक, एक क्या है, अस्थायी उत्तक। तो पादप को जो है ना 2 भाग में बांटा गया, एक भाग में बांटा गया है विभाज्योतिकी उत्तक और क्या है, एक अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभाज्योतिक उत्तक को 3 भाग में बांटा गया है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, और अस्थायी उत्तक को जो 2 भाग में बांटा गया है, सरल और क्या है, जटिल उत्तक। ठीक है, और सरल को जो है ना 3 भाग में बांटा गया है, मृदुत्तक उत्तक, स्थूल उत्तक और क्या है, द्विऊतक। और जटिल को 2 भाग में बांटा गया है, जाइलम और क्या है, फ्लोएम में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जो महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो क्या होगा, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में जो है ना महाजैव विविधता क्षेत्र जो है ना स्थित होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच कौन सा स्थित होता है, तो महाजैव विविधता क्षेत्र जो है ना स्थित होता है। ठीक है, नहीं से कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है ना पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था। तो जैव विविधता किसके द्वारा दिया गया था, तो जैव विविधता जो है ना शब्द एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण स्वास्थ्य एवं बाह्य स्थानों 2 विधियों से जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का जो है ना उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का क्या किया था, उपयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछेगा ना कि विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, कितने हैं, तो 36 है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है, तो भारत में स्थित है। भारत में कौन कौन है, तो पहला हिमालय क्षेत्र है, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है, तीसरा क्या है, पश्चिमी घाट है और चौथा क्या है, तो सुंडरलैंड है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि विश्व में जो है ना कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो 4 है। और इंडिया में कितने हैं, तो 4 है। इंडिया में कितने, 4 है। ठीक है, कौन कौन, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट और क्या है, तो सुंडरलैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के वर्ष के रूप में जो मनाने की घोषणा की। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की जो है ना घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में क्या है, तो स्थित है। तो भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में जो है ना पाई जाती है। तो भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा क्या है, संरक्षित वन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि बेल जार का प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बताइए क्या होगा।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित जो है ना कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा सा कर रहा है कि बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि बेल जार प्रयोग में KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। और KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, CO2। ठीक है, तो क्या होता है, अवशोषक होता है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है। ठीक है, आगे करा कि बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट करा KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए करा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO मकान बनाने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आदि में जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का इस्तेमाल औषधि निर्माण में, रबड़ वल्कनाइजेशन में और उत्प्रेरक के रूप में और वायलरों के प्रयोग में जो है आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि कास्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और दवा निर्माण में और घरों एवं कारखानों को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कास्टिक सोडा जो होता है ना, कास्टिक सोडा जिसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में कास्टिक सोडा का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल्टवाइज का इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है ना पेट की अम्लता को दूर करने में और अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में और चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी को तैयार करने में जो है ना किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए क्या है, आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क है। क्या है, तो हॉलमार्क है। तो सोने के आभूषण की शुद्धता का निर्धारण हॉलमार्क से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। ठीक है, ये क्या है, तो पहला है एक मार्क। एक मार्क क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट कर रहा है, यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एवं प्रमाणन चिन्ह है। एक मार्क क्या होता है, यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन क्या है, तो चिन्ह है। और इसी में कह रहा है कि यह कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया क्या गुणवत्ता चिन्ह है। ठीक है, आगे देखा रहा है एक मार्क जो है ना कृषि विपणन का क्या है, संक्षिप्त नाम है। तो एक मार्क जो है ना क्या है, तो कृषि विपणन का क्या है, तो संक्षिप्त नाम है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एक मार्क का चिन्ह जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एक मार्क का चिन्ह पाया जाता है। और केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला जो है ना नागपुर में क्या है, तो स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ISI मार्क क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ISI मार्क क्या होता है, तो कह रहा है कि पहला पॉइंट कर रहा है यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक जो है अनुपालन चिन्ह है। तो ISI मार्क क्या है, तो यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन क्या है, तो चिन्ह है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISI मार्क का, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है, मार्क होता है। ठीक है, आगे करा यह चिन्ह ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों को दिया जाता है। और नेक्स्ट करा कि ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट करा कि ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन अप्लायंसेस आदि उत्पादों पर जो है ना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी, बताइए।
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुआ था बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुई थी। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। अगर भारत में पहली जनगणना बोलेगा तो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और नियमित बोलेगा तो कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, और इसमें वायसराय जो है लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना सन 1881 में हुई थी और यहीं से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, आगे करा चूंकि विकल्प में 1872 नहीं है अतः अवशिष्ट उत्तर जो है ना 1881 होगा। आगे करा 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू फ्लोडेन थे। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी 1949 से जो है 1953 थे। ठीक, 1953 में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर जो है ना क्या है तो अंकित है। आगे कह रहा है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है और यह देश में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। ठीक है, आगे कह रहा आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1790 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिए कि इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। और आगे कह जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जो है ना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या कितना है बताइए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या कितनी है बताइए, क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 17 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास संबंधित लक्ष्यों की संख्या कितना है? 17 है और उपलक्ष्य कितना है? 169 है। ठीक है, और इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। नेक्स्ट करा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे का संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। ठीक है, ये सभी क्या है? 6 अंग होते हैं। ठीक है, आगे करा कि संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 193 है। क्वेश्चन नंबर 11 पर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है छाटिए बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छाटिए। शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नूपुर क्या है तो शुद्ध शब्द है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए कुछ शब्द क्या है? अशुद्ध है और क्या है? बाकी क्या है तो शुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अशुद्ध कैसे लिखा था? अतिथि क्या है? देखिए अशुद्ध है और यहाँ पे शुद्ध कैसे? अतिथि। देखिए ये क्या है तो शुद्ध शब्द है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नूपुर इस तरह से क्या है तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे नूपुर क्या है तो शुद्ध है। ठीक है, अर्चना, यहाँ देखिए अर्चना इस तरह से होगा। आगे देखिए चरण जो है ना इस तरह से नहीं होगा, चरण इस तरह से होगा। ठीक है, त्यौहार इस तरह से नहीं लिखाएगा, त्यौहार क्या है इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, ये क्या है तो शुद्ध शब्द है। आगे देखिए चेष्टा ये गलत है, ये क्या है तो सही है। प्रमाणी क्या है तो सही, ये गलत है, क्या है? प्रमाणी क्या है? ये सही है। हाथनी क्या है? गलत है, हाथनी क्या है? सही है। महीना क्या है? गलत है, महीना क्या है? वैसे होगा। ठीक है, दवाइयाँ क्या होगा? ये गलत लिखा हुआ है, दवाइयाँ क्या है? दवाइयाँ ये सही है। ठीक है, आगे अत्यधिक देखिए क्या है तो ये गलत है, ये क्या है तो अत्यधिक क्या है तो सही है। ठीक है, ये तो है ना अशुद्ध और शुद्ध शब्द था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना लोकाकित का सही अर्थ क्या है तो संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना क्या है, ये सही उत्तर होगा। आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकाकित एवं कहावतें इस प्रकार है। ठीक है, इस हाथ दे उस हाथ से ले, क्या है? कर्मों का फल शीघ्र पाना। ठीक है, एक पंथ दो काज, क्या है? एक नहीं दो लाभ। ठीक है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, क्या है? विश्वास ही फलदायक है। ठीक है, चूहे घर में दंड जो है ना पेलते हैं, ये क्या होगा? अभाव ही अभाव। ठीक है, आगे कह रहा है कि नीम हकीम खतरे जान, ये क्या है? आयोग से हानि। देसी मुर्गी विलायती बोल, क्या है? बेमेल काम करना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बंदर का जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या था? मूर्ख उनकी कदर करना नहीं जानता है। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या है? कपटी।
और काला अक्षर भैंस बराबर क्या है, निराक्षर। निराक्षर मतलब अनपढ़ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए, करा निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृष्टि होगा। क्या होगा, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि होगा। और अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक बारिश होना। और अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है, बारिश का अभाव होता है, ठीक है। अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश होना, ठीक है। और अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश का अभाव होना, मतलब बारिश जो है ना नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा, इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है ना कहाँ है। बताइए, इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, हाजीपुर है। कहाँ है, तो हाजीपुर है, ठीक है। तो इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। और बाकी देखिए यहाँ पे रेल मंडल है, यहाँ पे क्या है, मुख्यालय है। बाकी दिया हुआ देखिए, पहला क्या है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई CST है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मालेगांव है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ होगा, हुबली होगा, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चर्च गेट मुंबई है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर है। आगे देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो जबलपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे बोलेगा तो मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। और कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरगाह में एक क्वेश्चन आता है और आपका बिहार पुलिस में जो है क्वेश्चन जो है ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे का मुख्यालय। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच जो है ना चलाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि भारत में जो है ना सर्वप्रथम रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। और कितनी किलोमीटर चलाई गई थी, 34 किलोमीटर जो है ना चलाई गई थी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा, विश्व की सबसे पहला रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चला था, तो 1825 ईस्वी को चला था, ठीक है। और स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि रेल बजट को 1924-25 के बाद एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर समान बजट से जो है ना अलग किया गया था, ठीक है। तो रेल बजट को 1924-25 के बाद एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर समान बजट से अलग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से जो है ना मतलब डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु की जाती है। इस दौरान यह जो है ना 4286 किलोमीटर दूरी की तय करती है, ठीक है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या है, तो विवेक एक्सप्रेस है, जो नवंबर 2011 से चली थी, ठीक है। और जो डिब्रूगढ़ जो है ना असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। और इस दौरान वह जो है ना 4286 किलोमीटर दूरी की तय करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9332 किलोमीटर का जो है ना लंबा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा तो क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है ना 9332 किलोमीटर क्या है, तो लंबा है, ठीक है। और नेक्स्ट कहना कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी, ठीक है। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करा, में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बताइए। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो कौन सी नहर है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सुएज नहर है। कौन सी नहर है, सुएज नहर है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सुएज नहर भारतीय महासागर हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जो है ना जोड़ती है, ठीक है। तो सुएज नहर भारतीय महासागर जो हिंद महासागर को क्या करता है, भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था।
हमें क्वेश्चन पूछा है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था और इसकी लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर है। ठीक है, तो सुएज नहर की लंबाई कितनी, 168 किलोमीटर है और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयकर 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा जो है ना इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1956 में जो है ना 1956 ईस्वी में मिस्र देश के द्वारा जो है ना इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ था। हमें क्वेश्चन पूछेगा कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1914 को हुआ था और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 को हुआ था। ठीक है, और पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर जो है पनामा नहर का अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे विश्व की प्रमुख नहरें दिया हुआ है, इसके बारे में देखिए डायग्राम में जो है ना दिया हुआ है। तो देखिए सू नहर, पहला यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान दिया, यहाँ पे स्थिति दिया हुआ है। तो सू नहर कहाँ है, सू नहर कहाँ है, संयुक्त राज्य के यहाँ अमेरिका में है और ये क्या करता है, सुपरेज झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सुपरेज झील को जो है हुरॉन झील से जो है ना कौन जोड़ता है, कौन सा नहर, तो सू नहर जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए कील नहर कहाँ है, तो जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है और कील नहर कहाँ है, तो जर्मनी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है, तो पनामा में है और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केपी नहर। केपी नहर जो है ना कहाँ है, तो भारत में है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सा नहर है, तो केपी नहर है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो भारत में है। नेक्स्ट है ईरी नहर। ईरी नहर कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो ईरी झील और मिशिगन झील को कौन सा नहर जोड़ती है, तो ईरी नहर जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोटा नहर। गोटा नहर कहाँ है, तो स्वीडन में है और स्टॉकहोम और क्या है, गोटेनबर्ग के बीच है। ठीक है, तो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच कौन सा नहर है, तो गोटा नहर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, तो स्थित है और वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ना पहला क्या है, तो टर्मिनल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, तो पहला टर्मिनल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के जो है ना अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है, तो 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के अन्य जो है ना 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन है। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, क्या है, तो प्रयागराज कहाँ, इलाहाबाद से क्या है, तो हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। तो प्रयागराज से जो हल्दिया है ना क्या है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है और यह जलमार्ग गंगा भारती हुगली नदी के तंत्र में क्या है, तो स्थित है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है, तो 3। यहाँ पे जो है ना 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है, तो 3 है। और यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चमकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोट्टमपुरम से कोल्लम के बीच क्या है, तो स्थित है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, संख्या 4। काकी नदी पुंडुचेरी नहर 1778 किलोमीटर को जो है ना यहाँ पे इसका लंबाई है और 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, कौन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डैश में 80% भाग पर कृषि होती है, बताइए कहाँ होती है। कह रहा है कि कौन सा राज्य में जो है ना 80% भाग पर कृषि होती है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब है। कौन सा राज्य है, तो पंजाब है। ठीक है, तो कह रहा है कि पंजाब में शुद्ध बोया गया रेत क्षेत्र जो है राज्य की कुल भूमि का जो है ना 80% क्या है, से अधिक है। ठीक है, तो पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का जो है ना 80% से क्या है, तो अधिक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब में कृषि योग भूमि का क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से क्या है, तो ज़्यादा है और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 83% है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा में राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 81% भाग पर क्या होती है, खेती की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग
81% भाग पर क्या होती है, खेती की जाती है। और नेक्स्ट करा कि पंजाब को भारत में देश की खाद्य टुकड़ी व भारत के अन्न भंडार के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करा ना कि पंजाब को, यहाँ पे करा कि पंजाब को भारत में देश की टोकरी, पंजाब को भारत में देश की टोकरी, देश की खाद्य टोकरी व भारत के अन्न भंडार के नाम से जो है ना किसको जानते हैं, पंजाब को जानते हैं। और नेक्स्ट करा कि पंजाब सिंचित भूमि के मामले में देश में शीर्ष स्थान रखता है और इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए कर रहा है कि मैच द वर्ड गिवन अंडर कॉलम ए में विथ देयर प्रॉपर क्या है, तो सफिक्स गिवन अंडर कॉलम बी। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मैच द मतलब मिलान कीजिए वर्ड गिवन अंडर कॉलम ए विथ देयर प्रॉपर सफिक्स गिवन अंडर कॉलम बी। ठीक है, यहाँ देखिए मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड में प्रोफिक्स क्या है ना, देखिए यहाँ पे चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड का क्या होगा, ISH होगा। ठीक है, और क्लास का क्या होगा, क्लास का जो है ना ICAL होगा। ठीक है, और यहाँ पे डीप में क्या होगा, डीप में कौन है, तो डीप में जो है ना क्या है, तो EN है। क्या है, EN है। ठीक है, जस्ट में क्या है, तो जस्ट में जो है ना, जस्ट में क्या है, तो IFY है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए चाइल्ड का क्या है, ISH क्या है, चाइल्डिश है। और क्लास में क्या होगा, क्लासिकल हो जाएगा। और डीप का क्या होगा, डीप पेन हो जाएगा। और जस्ट का क्या, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू खालिस्तान लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। बताइए, यहाँ पे दिया हुआ यू खालिस्तान लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। बताइए, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट नॉट होगा। क्या होगा, मस्ट नॉट होगा। ठीक है, यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस। मस्ट नॉट मतलब क्या, अवश्य नहीं का प्रयोग क्या है, कंपल्सन मतलब वार्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ही इज ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेबिट्स। बताइए, यहाँ पे दिया हुआ चूज द वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही इज पर्सन अनेबल टू पे हिज डेबिट्स। बताइए क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बैंकक्रप्ट होगा। क्या होगा, बैंकक्रप्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्सन अनेबल टू पे हिज डेबिट्स क्या होगा, बैंकक्रप्ट, दिवालिया। ए पर्सन ऑफ एंटिटी दैट क्या है, ऑन्स मनी। क्या होगा, डेबिटर होगा, ड्रीनी। ए पर्सन ऑफ कंपनी फ्रॉम ए होम वन हैज बोरोड मनी। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्या, ऋणदाता। ठीक है, एक तरह की एक लिक्विड दैट कैन बी डिसॉल्व अनदर क्या है, सब्सटेंस। यहाँ पे सोलवेंट मतलब विलायक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा, निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है ना किस राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। बताइए, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। बताइए क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, केरल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे करा निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में साल में जो है ना 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, पहला जो है ना पहली बार कब मनाया जाता है, साल में अक्टूबर नवंबर के महीने मनाया जाता है। दूसरा बार मार्च और अप्रैल के महीने मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे करा निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के त्रिवेंद्रम में कनकुन्नू करा। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल में त्रिवेंद्रम में कनकुन्नू पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। और केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार है, क्या, ओनम केरल का है, विशु केरल का है, नौकातौड़ केरल का है, त्रिशूर पूरम केरल का है, अडूर गन मेला केरल का है, थैयम महोत्सव बोलेगा तो केरल का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देख रहा है कि असम में बिहू त्यौहार कर, असम में बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, तो असम में जो बिहू त्यौहार है ये भी क्या होता है, साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, पहला अप्रैल में, दूसरा क्या है, अक्टूबर मनाया जाता है। इस कारण की नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा क्या है, शारदीय नवरात्रि। ठीक है, और नेक्स्ट है महामस्त का अभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक जो है ना 12 वर्ष में 1 बार मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्सव दिया, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। नवक लेबारा उत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का है। जमाई षष्ठी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। सागा दावा कहाँ का है, सिक्किम का है। हम्पी उत्सव विजय उत्सव कहाँ का है, कर्नाटक का है। और उगादी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 करा कि बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर जो है ना कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए, कह रहा है बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है ना स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर स्थापना किया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो स्थित है, और कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट करा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं बिहार का जो है एकमात्र क्या है तो बाघ अभयारण्य है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है तो राजस्थान में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ कहाँ है तो गया बिहार में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो कहाँ, गया बिहार में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी पंजीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी पंजीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है 226 है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्र के भीतर बंदी पंजीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी पंजीकरण, परमादेश और क्या है तो प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जो है ना रीट जारी करता है। ठीक है, आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त रीट अनुच्छेद जो है ना 32 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति के मध्य में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय दिया हुआ, यहाँ पे क्या है सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए राज्यों की सीमाओं के अंदर जो है उच्च न्यायालय करता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देश में करता है। ठीक है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी मतलब मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा भी करता है। यहाँ पे कौन करता है, उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उपचार जो है रिमेंडली मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं में एक मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 220 में क्या है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर क्या है निर्वर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 225 में क्या है, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से क्या है संबंधित है। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित क्या है, अनुच्छेद कितना है 225 है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 227 क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की क्या है तो शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि स्पोर्ट स्टार ECS पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है, बताइए। करा स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, मोहम्मद शमी है। ठीक है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए कंटिन्यू देखिए, इसको भी थोड़ा करवा देते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि स्पोर्ट स्टार ECAS पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के कौन है, मोहम्मद शमी को दिया गया है। ठीक है, और मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट लेने वाले क्या है, गेंदबाज थे। ठीक है, और स्पोर्ट स्टार ECS पुरस्कार का छठा संस्करण 24 श्रेणियों में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 व्यक्तिगत पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी R वैशाली को दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ATP 1000 मास्टर खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, रोहन बोपन्ना। और नेक्स्ट कह रहा है गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल है। और मेवालाल साहू एक भारतीय क्या है, फुटबॉलर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हाल ही में रुद्रम-2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की स्मारक क्षमता प्रकृति क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में रुद्रम-2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मानक जो है ना मारक प्रकृति क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा से क्या है तो सतह के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रुद्रम-2 मिसाइल हवा सतह पर मार करने वाली क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो रुद्रम-2 है ये क्या है, तो मिसाइल जो है ना रुद्रम-2 जो मिसाइल है हवा से सतह, रुद्रम-2 क्या है तो हवा सतह पर मार करने वाली क्या है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन, रुद्रम-2 है। ठीक है, और यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट विमान से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रुद्रम-2 मिसाइल का परीक्षण DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया, इसकी मारक क्षमता बोलेगा तो 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट है DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया, इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ICI द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ठीक है, नेक्स्ट है करा बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई, बताइए। करा बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, बक्सर। क्या हो जाएगा, तो बक्सर। ठीक है, तो करा बिहार के जो है ना बक्सर जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि बक्सर जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा की गई है। और बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए करुणासा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए करुणासा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे करें, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो कंकाल मांसपेशी है। ठीक है, तो कंकाल मांसपेशी क्या है, बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। और कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समानांतर जो है ना बंडलों से बनी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट करा वे मांसपेशी जो बिना संचित नियंत्रण से सिकुड़ती है अक्षैकिक मांसपेशियां कहलाती है। उदाहरण में क्या है, हृदय की मांसपेशियां। ठीक है, नेक्स्ट करा कि सबसे मजबूत मांसपेशियां क्या है, तो जबड़े की होती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती है, जबड़े की होती है। और नेक्स्ट करा हृदय की पेशियां बेलनाकार, शाखित एवं क्या है, एकल केंद्रक होती है। नेक्स्ट है पेशियां रेखित, आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पेशियां रेखित, अनारेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। आगे करा कि मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां इसका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है, जैसे आइरिस, ब्रेसन, टेस्टिस और क्या है मूत्राशय तथा क्या है रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा कि रेखित या ऐच्छिक पेशी ये जंतु के कंकाल से संबंध रखती है। ठीक है, और इसमें क्या ऐच्छिक गति होती है। नेक्स्ट है यह बाहें मतलब आर्म, पैर, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती है। और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक के सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक के सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो गति का क्या है, कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करा एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बताइए। एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर किसका, तो सी, काइटिन की बनी होती है। किसका बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो एगेरिकस यानी मशरूम मतलब कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट करें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाए जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाए जाने वाली क्या है, एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में क्या होती है, तो पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए 30 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 31 कर रहा है। देखिए 31 कर रहा है ना कि प्रगति 2024 पहल किस स्तर में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है ना केंद्रित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है ना केंद्रित है बताइए, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो आयुर्वेद है। ठीक है, ये तो करेंट का क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए कर रहा है यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख पहल है 2023-24 का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ तो सेंड किया हुआ है ही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं। केंद्रीय योजनाओं कार्यक्रम क्या है, अभियान है। योजना दिया हुआ यहाँ पे शुरुआत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरुआत किया गया था, 13 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरुआत किया गया था, 13 फरवरी 2024 को शुरुआत किया गया था। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ, 1 मई 2016 को हुआ। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ, 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुआ। और मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत कब हुआ, 15 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। करा किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया बताइए। करा किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम को। किस राज्य का, असम का है। ठीक है, तो असम राज्य में काजी नेमू साइट्रस लिमोन को राज्य फल जो है ना घोषित किया गया। ठीक है, काजी नेमू को असम का राज्य फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया था। काजी नेमू को वर्ष 2019 में जो है ना जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य है। राज्य की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। भाषाएं बोलेगा असमिया, बोडो और बंगाली असम का है। और पक्षी बोलेगा सफ़ेद पंखों वाला क्या है, तो बत्तख है। ठीक है, आगे देखिए पुष्प बोलेगा तो असम का क्या है, तो फॉक्सटेल ऑर्किड है। उच्च न्यायालय बोलेगा तो कहाँ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ठीक है, नोट में देखिए जीआई के बारे में दिया है। भौगोलिक संकेतक टैग एक ऐसा नामक यह संकेत है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से या उत्पत्ति से जो है ना संबंधित होते हैं। ठीक है, नहीं देखिए कुछ राज्य एवं राजकीय फल है। देखिए राज्य दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, राजकीय फल है। त्रिपुरा का राजकीय फल बोलेगा तो क्या है, रानी अनानास है।
सिक्किम का बोलेगा तो क्या है, मंदारिन संतरा है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल बोलेगा तो क्या है, तो सेब है। उत्तराखंड का बोलेगा तो काफल जंगली फल है। गुजरात का बोलेगा तो क्या है, ड्रैगन फ्रूट नया फल बोलेगा कमलम है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बोलेगा तो क्या है, तो आम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कायिक क्या है, प्रबंधन है, ठीक है। तो कह रहा है कि बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कायिक प्रबंधन पौधे के प्रजनन एवं एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में पौधे के वनस्पति भागों का इस्तेमाल करके नए पौधे जो है ना उगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि थैलोफाइटा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। और आगे कह रहा है कि थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों की विभाजित नहीं रखता है, ठीक है। और इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता, किसमें, थैलोफाइटा में। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा क्या है, तो कह रहा है ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आम समूह है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है ब्रायोफाइटा में, और ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। और ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एमिफीबिया वर्ग कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा क्या है, डोसेनिया है, ठीक है। ये क्या है, सोपोसी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें तने एवं पत्तियों की तरह क्या है, रचनाएं मिलती है। और आगे कह रहा है इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती है, किंतु थैलमस की अभैया वेंट्रल जो है ना सतह से तंतु की तरह कई रचनाएं निकलती है, जिसे मूलांग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकोफाइटा क्या है, तो कह रहा है ट्रेकोफाइटा समूह में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ट्रेक्योफाइटा किसे कहते हैं, ट्रेक्योफाइटा समूह में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, बताइए। नग्न बीज इनमें मिलते हैं, किसमें, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। आगे देखिए अनावृत बीजी क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। तो कह रहा अनावृत बीजीय पौधे का वह सब फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनमें विकसित बीज की किसी खोल या फल में क्या है, बंद नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा क्या है, तो कह रहा इस उप प्रभाग में अनुष्पोभीर और पुष्पोभीर पादपों को रखा गया है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में किसको रखा गया है, तो इसमें जो है ना टेरिडोफाइटा में उप प्रभाग में पुष्पोभीर पादपों को रखा गया है। और इस उप प्रभाग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। इनमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इन पौधों को जायगोट स्पोर्ट का निर्माण होता है। आगे कह रहा अनावृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा इस उप प्रभाव के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव क्या है, फल के अंदर होते हैं। और ये शाक, झाड़ियों तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। और इनमें प्रजनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। और ये समानता स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में जल में जो है ना पाए जाते हैं। और इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहा जाता है। और किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो ऊतक किसे कहते हैं, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। और एक अस्थायी ऊतक परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है, जो विभाजक ऊतकों से क्या विभाजित होता है, ठीक है। और विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के विकास का कारण बनती है। और नेक्स्ट कह रहा है विभेद वह प्रक्रिया है जिसमें होगा जिसमें जड़ और परोह शीर्ष विभेदक और कैम्बियम विशिष्ट कार्य करने के लिए परिपक्व होते हैं। और इस प्रक्रिया में पादप कोशिका के भीतर बहुत से जो है ना संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है विभेदन के बारे में। विभेदन क्या है, तो कह रहा है एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो विभेदन क्या है, तो एक कोशिका विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती है। और पुनर्विभेदन क्या है, तो पुनर्विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभेदित कोशिका विशिष्ट भूमिका प्राप्त करती है और फिर विभाजित होने की क्या है, अपनी क्षमता खो देती है, ठीक है।
तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना क्वेश्चन नंबर 38 से करेंगे, ठीक है। आई क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास आपका जो है ना कंटिन्यू अब आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी जो है ना क्लास जो मतलब पीछे क्लास जिनको नहीं मिला है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना पहले वाला जो पेपर 1 का जो क्लास हुआ है आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।